छत्तीसगढ़ का भूगोल जो हमको प्रारंभ करना था, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बात चाहे मुख्य परीक्षा की हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा की हो, सबसे पहले हमको धरातली स्वरूप को जानना होगा। तो आज जो टॉपिक मैं आपको डील करने वाला हूँ वो है छत्तीसगढ़ का धरातली स्वरूप, भौगोलिक संरचना या तो फिर भूगर्भिक संरचना। ध्यान दीजिएगा, धरातली स्वरूप, ठीक है, धरातली स्वरूप, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना या भौगोलिक संरचना, या भौगोलिक संरचना। अब यहां पर ये है कि जैसे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक बार प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक है प्राकृतिक विभाजन और एक है भौगोलिक संरचना, ठीक है। तो भौगोलिक संरचना या धरातली स्वरूप अलग है, प्राकृतिक विभाजन अलग है। दूसरे बहुत सामान्य सरल शब्दों में मैं बताऊं तो जब हम जैसे अपना मकान वगैरह बनाते हैं तो मकान बनाने के पहले जमीन स्तर पर, जमीन के अंदर उसकी नींव पहले बनाते हैं, ताकि मकान की मजबूती उसी नींव पर ही निर्भर करता है। नींव जितना बेहतर होगा उतना बढ़िया मकान और उतने ज्यादा माले उसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, है ना भाई। मतलब कि सार यहाँ पर क्या है, नींव है। नींव हम मजबूत रखते हैं, बनाने में उसमें मजबूत पत्थरों का भी प्रयोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य आपको दिखाई पड़ रहा है ना भाई, तो आपको जो दिख रहा है ये तो इसकी भूपरपट्टी है, ऊपर की सतह है ना भाई, जहाँ पे नदियां हैं, पत्थर है, पहाड़ है, मैदान है, ये सब क्या है आपके ऊपर का है। लेकिन यह किस पे टिका हुआ है, इसके अंदर क्या है, तो मतलब कि भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी के अंदर की संरचना, इसके नीचे की आंतरिक संरचना, जिस पर पूरी बाह्य परत जो है टिकी हुई है, बनी हुई है, और बाह्य परत को उसके आधार, बनावट के आधार पर जो हमने बांटा है वो प्राकृतिक विभाजन हो जाता है। 4 भाग है प्राकृतिक विभाजन के इसके, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्राकृतिक विभाजन अलग है और आंतरिक संरचना अलग है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आंतरिक संरचना के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जहां बात होती है आंतरिक संरचना की तो बात वही मजबूती की है। मजबूती के लिए मटेरियल में हम पत्थर को एक मजबूत वस्तु मान सकते हैं, है ना भाई। तो इन सब का जो बना हुआ जो क्षेत्र है, जो नींव है, वो पत्थरों पर ही टिका हुआ है, सेल पर ही टिका हुआ है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना होगा कि कौन कौन से सेलों के प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो आंतरिक संरचना है वो बना हुआ है, कहां कहां तक उसका कितना फैलाव है, वहां से किस प्रकार के खनिज हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सेलों की बात होती है तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको लेके चलूं तो सेलों के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ स्टोन जो है ना भाई, इसके ऊपर हम बहुत सामान्य से छोटी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है इससे संबंधित है, तो आपका एक बेस मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा इसका। तो आपने बहुत बार पहले सुना होगा आर्कियन के बारे में, औषधि के बारे में, या फिर आग्नेय के बारे में, ठीक है। तो आग्नेय, तो सेलों के प्रकार होते हैं, तो सेलों के 3 प्रमुख प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। एक है आग्नेय, दूसरा औषधि और तीसरा कायांतरी। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, बस बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, ठीक है। आग्नेय, इंग्लिश में इसको इग्निशियस रॉक भी कहते हैं, और इसका जो लैटिन भाषा में अर्थ होता है वो होता है आग, ठीक है भाई। लैटिन भाषा में अग्नि का जो अर्थ होता है, इग्निस का जो अर्थ होता है वो आग होता है, ठीक है। तो मतलब कि आग्नेय जो है पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में गर्म रूप में, लावा के रूप में, आग के रूप में प्राप्त होती है, दिखाई पड़ती है। और यही जो लावा है तरल मैग्मा के रूप में पृथ्वी के गर्भ में ये प्राप्त होती है, और यही लावा के समय के साथ ठंडे होने से मजबूत चट्टान बनती है, ठीक है। उसी को आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। तो तरल मैग्मा से इसका निर्माण होता है, अत्यधिक गहराई में होती है ना भाई। और इस चट्टान के जो प्रकार हैं, तो ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, ये आग्नेय के प्रकार हैं। अब इसमें भी देखिएगा, जो सर्वाधिक गहराई पे रह गया वो ग्रेनाइट है ना, और जो ऊपर आकर के रह गया वो बेसाल्ट है।
इसी बेसाल्ट के क्षरण से बाद में इस कछारी मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये हुआ अग्नेय चट्टान के बारे में। उसके बाद हम मूव करें अवसादी चट्टानों की तरफ। तो अवसादी में सेडिमेंट्री इसको इंग्लिश में हम कॉल करते हैं। तो क्या होता है, नदियों के बहाव से या अग्नेय चट्टानों के क्षरण से या अन्य प्राकृतिक गतिविधियों की वजह से, ठीक है, हवाओं के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से क्या होता है, या अग्नि के क्षरण के रूप में एक और प्रकार का सेल उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जो परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमता जाता है। ठीक है भाई, तो इसको हम अवसादी चट्टान के रूप में जानते हैं, और चूंकि यह कई परतों में होता है इसीलिए इसे परतदार चट्टान के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है, कहा जाता है। तीसरा जो पार्ट है वो कायांतरित चट्टान है। तो कायांतरित की बात करें तो होता क्या है, ये आग्नेय या अवसादी चट्टान, ठीक है, तो इनका यदि अत्यधिक दाब एवं ताप के माध्यम से, अत्यधिक दाब एवं ताप के माध्यम से इसकी आंतरिक संरचना में इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर दिया जाए या हो जाए, तो उसके बाद जो चट्टान निर्मित होता है वो कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है भाई, तो इसमें कायांतरित में जब परिवर्तन होता है तो जो चट्टान है वो अपने मौलिक गुणों को खो देता है। उदाहरण के लिए जैसे चूना पत्थर, तो चूना पत्थर को उच्च दाब ताप प्रदान किया जाए तो वह संगमरमर में परिवर्तित होता है। संगमरमर से हम भली भांति परिचित हैं, है ना भाई। तो ये जो है ज्योग्राफिकल पार्ट में भौगोलिक अध्ययन के रूप में हम देखें तो सैलों के प्रमुख प्रकार हैं, जिसके बारे में एक बहुत सामान्य रचना मैंने आपको बताई, सामान्य बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो सैलों पर ही निर्भर करता है कि भौगोलिक स्थिति कैसी होगी। कहने का मतलब ये है कि वन क्षेत्र कैसे होंगे, कृषि भूमि कैसे होगी, क्योंकि इसी चट्टान पे मिट्टी निर्भर करती है, मिट्टी से खेती निर्भर करती है, उसी से वन संसाधन है, नदियां हैं, हवाएं हैं, जलवायु है। तो कहने का मतलब आंतरिक संरचना जो है काफी ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो छत्तीसगढ़ की बात हम करें तो इसमें छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कड़प्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह और दक्कन ट्रेप्स सेल समूह प्राप्त होते हैं, है ना भाई। जो नोट्स हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, नोट्स को देखिएगा, डिटेल में अध्ययन कीजिएगा और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ये टॉपिक हम पढ़ा देते हैं या ज्योग्राफी के जब 4-5 टॉपिक हो जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक भी हम आपको शेयर करेंगे, जिसमें आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। उस हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कीजिए। वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पे वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो पूरा बेस है, जो आंतरिक संरचना है, गहराई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आर्कियन सेल समूह का है, जो कि आग्नेय का ही भाग होता है, आग्नेय का प्रकार है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 50% हिस्से में, अभी क्षेत्रवार हम देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ के लगभग 50% क्षेत्रफल में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, ठीक है। मतलब आर्कियन सेल समूह का विस्तार आपका यहाँ सरगुजा कोरिया, ये वाला जो क्षेत्र है, सरगुजा कोरिया से लेकर के इस तरह से छत्तीसगढ़ के मैदान को कवर करते हुए ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। हरी बात समझ में। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 50% क्षेत्रफल में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। सर्वाधिक गहराई में पाया जाता है, अत्यंत कठोर चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है। मतलब कि राज्य की जो बाहरी संरचना है वो इसी पर ही टिकी हुई है। इवन जो कड़प्पा वगैरह है, गोंडवाना है, वो भी इसी के ऊपर ही प्राप्त होते हैं, आर्कियन के ऊपर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब निश्चित तौर पर आग्नेय का प्रकार है, मतलब कि लावा के ठंडे होने से बना है। अब चूंकि लावा के ठंडे होने से बना है तो इतनी गर्मी में कोई जीव तो स्थान रख नहीं सकता, तो इसलिए क्या है, जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित है, कठोर चट्टान है। तो मतलब क्या है, यहाँ से इसके क्षरण से उपजाऊ मिट्टी नहीं प्राप्त होगी, मतलब कि खेती के लिए कोई भी मिट्टी यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर मिलने वाला जो प्रमुख खनिज है वो फेल्सपार और क्वार्ट्जाइट जो है आर्कियन से मिलने वाला प्रमुख खनिज है। और आर्कियन के चट्टान की प्रकार की बात करें तो ग्रेनाइट है, सिस्ट है, ये इसका टाइप है, ठीक है भाई। इस टाइप की जो चट्टान है आर्कियन सेल समूह में हमको प्राप्त होते हैं। ग्रेनाइट की खुदाई भी होती है और ग्रेनाइट का उपयोग कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी किया जाता है, जो कि सर्वाधिक मजबूत चट्टानों की कैटेगरी में आता है।
ठीक है, तो ये बात हुई आर्कियन सेल समूह की। अब जो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो नोट्स में आपने पढ़ा, वही आपके प्रश्नों का उत्तर है। बस आपको उसको सिस्टमेटिक जमा के लिखना है उतने शब्दों में जितने शब्दों के लिए प्रश्न को पूछा हुआ है। इसी बात की प्रैक्टिस हमको करनी होती है। दूसरी क्रम में हम चले धारवाड़ सेल समूह। तो धारवाड़ सेल समूह के बारे में जब बात करते हैं, ये क्या है, जलीय अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये जलीय अवसादी चट्टान है और इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन चट्टान के अपरदन से, आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्योंकि आर्कियन से ही बना हुआ है तो पुनः ये क्या है, जीवाश्म रहित है। लेकिन धारवाड़ की जो विशेषता हो जाती है वो ये है कि यहाँ से लौह अयस्क खनिज की प्राप्ति होती है, जिसकी उपलब्धता छत्तीसगढ़ में पर्याप्त है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि लौह अयस्क किस सेल समूह से प्राप्त होता है, तो धारवाड़ से प्राप्त होता है। या धारवाड़ सेल समूह का प्रमुख खनिज क्या है, तो लौह अयस्क है। इसके अलावा क्वार्ट्ज, स्लेट, नीस, माइकासिस, ये सब खनिज भी धारवाड़ से प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ की बात करें तो इसकी 3 सीरीज है। एक तो बिलासपुर में चिल्फी घाटी सीरीज है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है चिल्फी घाटी सीरीज है। दूसरा जो है रायपुर में सोना खान सीरीज है, रायपुर में सोना खान सीरीज, ठीक है। और तीसरा जो है दुर्ग बस्तर क्षेत्र। तो ये जो दुर्ग बस्तर क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 3 सीरीज छत्तीसगढ़ में इसकी उपस्थित है। नोट्स में देखिएगा और डिटेल में छोटे छोटे लोकेशंस के साथ भी हमने उसको मेंशन किया हुआ है। तीसरे पार्ट में हम चलें तो कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह का जो विस्तार है वो राज्य में 25 से 30% क्षेत्रफल पर कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। कडप्पा सेल समूह का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, ये जो ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण होता है। ठीक है भाई। दूसरी इसकी विशेषता यह हो जाती है कि कडप्पा सेल समूह से डोलोमाइट और चूना पत्थर, बलवा पत्थर, जिसमें कि चूना पत्थर और डोलोमाइट प्रमुख है। तो कडप्पा सेल समूह से डोलोमाइट और चूना पत्थर नाम के खनिज प्राप्त होते हैं। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। पुनः छत्तीसगढ़ में इसके प्रचुर भंडार हैं। चूना पत्थर मिलने के कारण ही छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग जो है भली भांति फल फूल रहा है। अब यह भी प्रश्न आया हुआ था कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रारंभिक आवश्यक खनिज कौन सा है, तो वो चूना पत्थर ही है। चूना पत्थर की उपलब्धता नहीं होने पर सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। तो अभी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, इसका जो सर्वाधिक विस्तार है तो इसकी 2 सीरीज देखने को मिलती है। एक तो रायपुर में, रायपुर सीरीज मतलब कि बिलासपुर मुंगेली वाला, और दूसरा जो है जांजगीर चांपा रायगढ़ वाला। ठीक है, तो एक सीरीज तो इसकी ये हो जाती है और दूसरा ये जांजगीर चांपा रायगढ़ ये वाली सीरीज हो जाती है। इन 2 क्षेत्रों में तो बिलासपुर मुंगेली, जांजगीर चांपा रायगढ़, दुर्ग बस्तर क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का मैदान जो है उसके अधिकांश हिस्से में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। और कडप्पा सेल समूह की दूसरी विशेषता यह हो जाती है कि इसके निक्षेपण से कछारी मिट्टी प्राप्त होती है, जो कि धान की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, कछारी मिट्टी। इसकी प्राप्ति कहां से होती है, तो कडप्पा सेल समूह के निक्षेपण से प्राप्त होती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें। गोंडवाना सेल समूह, SECL, रेलवे मतलब कि कोयले का उत्पादन, तो कोयले के उत्पादन और भंडारण में छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान है, विशेष स्थान है भारत में, है ना भाई। तो ये जो कोयला है वो कहां से मिलता है, तो गोंडवाना सेल समूह से प्रमुख खनिज जो है कोयला प्राप्त होता है। और हमारे राज्य के कुल क्षेत्रफल के 17% क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल के 17% क्षेत्रफल में गोंडवाना सेल समूह की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा, नदियों के अवसाद के रूप में युगों से जमे जो वनस्पति हैं या फिर जीवों के जो अवक्षेप हैं, इससे इन चट्टानों का निर्माण होता है गोंडवाना सेल समूह का। इसके जो प्रमुख खनिज है कोयला है, फिर इसके साथ साथ लौह अयस्क और बलवा पत्थर भी कहीं कहीं इसमें प्राप्त होता है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कोरिया, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, मतलब कि मैप में मैं आपको कहूं तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये आपका कोलरी एरिया है। गोंडवाना सेल समूह यहाँ पर विस्तारित किया हुआ है। ठीक है, अंतिम रूप में इसमें हम देखें प्रमुख हिस्से में दक्कन ट्रेप समूह।
तो दक्कन ट्रैप समूह क्या होता है, बेसाल्ट चट्टान, जो मैंने यहाँ पर कहा था कि अग्नि में जो गहराई पे चले जाए वो ग्रेनाइट है और जो बाहर आ जाता है वो बेसाल्ट चट्टान हो जाता है। तो बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से इसी बेसाल्ट, मतलब कि मैंने पहले ही बताया इस पूरे आंतरिक हिस्से में क्या फैला हुआ है, आर्कियन फैला हुआ है ना भाई। तो जो चट्टान बाहर आ गए तो वो बेसाल्ट हो गए। तो बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से काली मिट्टी या उपजाऊ रवि काली मिट्टी प्राप्त होती है, जो कि रवि फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है भाई। तो ये जो सेल समूह है ये आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह है। इसका जो विस्तार है वो इस एरिया में है, छत्तीसगढ़ के जसपुर पाट प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है भाई। तो इसका जो विस्तार है वो बिलासपुर, पेंड्रा, कवर्धा, जसपुर, बगीचा, है ना भाई। ये बिलासपुर पेंड्रा वाला जो क्षेत्र है, इधर भी, इस क्षेत्र पर भी आपको दक्कन ट्रैप समूह का विस्तार प्राप्त होता है। इसीलिए जब बारिश वगैरह होती है कवर्धा वगैरह क्षेत्र में या बिलासपुर क्षेत्र में, तो इधर कई सारे क्षेत्र में जब बारिश होती है तो काली मिट्टी दिखाई पड़ती है, जो कि काफी अधिक मात्रा में अपने अंदर